नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे जिस टैट एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए लास्ट तक 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन जरूर कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आप यहाँ पर सही करते हैं, और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को आज के इस वीडियो में मिलेंगे। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। तो देखिए उस मापनी को हम यहाँ पर देखना है जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। तो उसे नामित, क्रम सूचक या अंतराल या अनुपात, इन चारों में से कौन सा विकल्प यहाँ पर हमारा सही होगा। तो यहाँ पर इसके लिए उत्तर हमारा बन जाता है अनुपात मापनी। जी हाँ, अनुपात मापन का वो प्रकार होता है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है। तो डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और बढ़ते हैं आगे। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है, तो कहां पर होता है? इदम, अहम, परा अहम, या फिर डी है परिस्थितियों। तो देखिए सिगमंड फ्रायड, इन्होंने चेतन अर्धचेतन मन को समझाया है। साथ ही साथ इन्होंने इदम, अहम, परा अहम, ये इनके इसी सिद्धांत से, इसी बात से जुड़े हुई बातें हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का जो आंतरिकीकरण कहाँ पर होगा? इदम में, अहम में, या परा अहम में, या फिर परिस्थिति में। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि इसके लिए जो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाता है यहाँ पर परा अहम। और सिगमंड फ्रायड जो थे, इन्होंने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषण सिद्धांत जो था ये दिया था, और इसी सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने इदम, अहम, परा अहम आदि को स्पष्ट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो था ये रिक्त स्थान के द्वारा किया गया था। कैचनर, युंग, सेल्डन या फिर स्प्रेजर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण करने वाले थे वो थे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक युंग। तो वो थे यहाँ पर युंग, और इसके लिए बी विकल्प जो होगा ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। जी हाँ, युंग ने ही बताया था कि व्यक्तित्व के जो 3 प्रकार थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, इन्हीं तीनों रूपों में वर्गीकरण किया है युंग ने। अगला क्वेश्चन आता है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रतीय रिक्त स्थान के द्वारा दिया गया था। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? टॉलमैन, बेंडूरा, थार्नडाइक या फिर कोहलर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये संप्रतीय जो दिया गया था ये दिया गया था ऑप्शन बी, बेंडूरा के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन होते हैं? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, बी है उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, सी है प्रकाश, ध्वनि, गंध, और डी है पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो यहाँ पर अवधान के जो आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक होंगे वो होंगे यहाँ पर रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। जी हाँ, तो रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति जो है ये अवधान के आंतरिक निर्धारक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? 4 नियम यहाँ पर दे रखे हैं। प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, और डी है सहचारी का नियम। तो यदि यहाँ पर हम देखें तो इसके लिए सही उत्तर बनेगा वो बनेगा तत्परता का नियम। जी हाँ, तत्परता का जो नियम होता है और तत्परता में कार्य करने की जो शक्ति होती है ये इसके अंतर्गत निहित होती है। साथ ही साथ तत्परता का जो नियम होता है, इसी नियम को हम ये भी कह सकते हैं कि तैयारी का नियम है ना। किसी कार्य के लिए तैयार होना भी तत्परता का नियम कहलाता है। तो यहाँ पर तत्परता का नियम जो होगा ये से संबंधित होगा। और इसी में भाटिया
जो मनोवैज्ञानिक है, इनका ऐसा मानना था कि तत्परता जो होती है ये किसी कार्य के लिए तैयार होना है, और जब हम किसी कार्य के लिए तैयार होते हैं तो हम समझ लीजिए कि आधा युद्ध तो विजय कर ही चुके हैं। मतलब जिस कार्य के लिए हम उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे या जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमने यदि उसकी पूर्ण रूप में तैयारी की तो मतलब हमने आधा कार्य तो पूर्ण कर लिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान कौन सा है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, या फिर डी है बाल केंद्रित शिक्षा। जी हाँ, मनोविज्ञान का शिक्षा में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा योगदान है वो होगा बाल केंद्रित शिक्षा। डी विकल्प जो होगा ये इसके लिए बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति मापन के लिए नहीं किया जाता? अब देखिए यहां पर पूछा है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति मापन के लिए नहीं किया जाता? प्रत्याहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, या फिर डी है पुनः सीखना विधि। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बी जो होगा तार्किक विधि। तो तार्किक विधि की यदि हम बात करें तो देखिए पहले तो थोड़ा सा स्मृति की बात करते हैं। तो स्मृति क्या होती है? तो स्मृति का मतलब होता है वो योग्यता जो हमारे पूर्व अनुभव और अधिगम से जो सीखी गई बातें होती हैं उनको संचित करती है स्मृति, और साथ ही साथ कालांतर में यदि हमें कभी उसकी आवश्यकता होती है तो चेतन जगत में प्रयोग करने से संबंधित होती है हमारी स्मृति। मतलब हम पुनः उसको फिर से जब चाहे तब उसको अधिगम हमारा जो है उसको पुनः जागृत करके, या हमने जो बातें सीख चुके हैं तो उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो स्मृति इस प्रकार से करती है कार्य अपना, और इसके अंतर्गत जो प्रत्याहन विधि है, पहचान विधि है, पुनः सीखना विधि है, ये सभी जो विधियां हैं ये स्मृति से संबंधित है। जबकि तार्किक विधि जो होती है ये बौद्धिक क्षमता से संबंधित होती है। तो यहां पर बी विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है यहां पर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। जी हाँ, इसे टैट परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, थैमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट जो है, इसका विकास रिक्त स्थान के द्वारा किया गया था। साइमन, होल्ट्जमैन, मुरे या फिर बेला। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस टेस्ट का जो विकास किया गया था, इसका जो निर्माण किया गया था, ये किया गया था ऑप्शन जो सी होगा मुरे। जी हाँ, मुरे के द्वारा ये किया गया था, और मुरे ने इसका जो परीक्षण का विकास किया था ये कब किया था ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किया था 1935 में, और इस टेस्ट के अंतर्गत जो होते हैं इसमें 31 कार्ड होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये कार्ड संबंधित इसका एक प्रश्न आ जाता है कि इसमें कितने कार्ड जो होते हैं ये प्रयोग में लाए जाते हैं, और इसमें से 31 कार्डों में से 20 कार्ड जो हैं एक व्यक्ति के ऊपर परीक्षण के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में रिक्त स्थान ने प्रभाव का नियम दिया। तो यदि हम बात करें यहाँ पर प्रभाव के नियम की, पावलोव, स्किनर, वाटसन, या फिर डी होगा थार्नडाइक। तो निश्चित रूप से उत्तर बनेगा थार्नडाइक। जी हाँ, थार्नडाइक ने अधिगम या सीखने के लिए 3 मुख्य नियम दिए हैं, जिसमें आता है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ये नियम है, और अभ्यास का जो नियम है ये 3 नियम जो हैं इन्होंने दिए हैं। अब इसी के अंतर्गत हमारा जो है अधिगम में प्रभाव रिक्त स्थान ने प्रभाव का नियम, तो प्रभाव का नियम हमने देखा इसमें शामिल होता है। तो थार्नडाइक यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या होती है? अवधि, नवनीत, रुचि, या फिर आकार। तो यहाँ पर ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा होगी उसे हम रुचि या रुच कहते हैं। तो रुच का मतलब भी यहाँ पर वही है, रुचि। ठीक है, और जिस कार्य में हमें जब रुचि होती है तो निश्चित रूप से उस कार्य को हम क्या करते हैं, अधिक ध्यान लगा करके उस कार्य को करते हैं, क्योंकि उस कार्य में हमें आनंद मिलता है। तो यहाँ पर रुचि जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है। तो एक परिस्थिति का दूसरी परिस्थिति, एक परिस्थिति में जो अर्जित ज्ञान है उसका जब हम दूसरी परिस्थिति में उपयोग करेंगे तो वो सीखने की विधि या सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, या फिर सीखने में रुचि क्या कहलाएगा? तो यहां पर हम कहेंगे कि वो
सीखने में स्थानांतरण कहलाएगा। जी हाँ, उसे हम कहेंगे सीखने में स्थानांतरण। अब सीखने में जो स्थानांतरण होगा वो कैसे, तो जैसे मान लिया जाए कि आप कोई भी कार्य है, आप एक कार्य को करना सीख गए, जैसे आप साइकिल चलाना सीख गए और आप मोटरसाइकिल चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक परिस्थिति में आपने जो ज्ञान अर्जित किया कि ऐसे बैलेंस बनाता है और इसको फिर हम दूसरी परिस्थिति में कहीं भी उपयोग में ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो सीखने का क्या है, स्थानांतरण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बी विकल्प इसके लिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, छात्र में रिक्त स्थान छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, तो यहाँ पर शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या फिर प्रेरणा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रेरणा जो होगा ये इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला होती है, और बच्चे प्रेरणा जब प्राप्त करते हैं तो बच्चे निश्चित रूप से पढ़ाई में रुचि लेने लगेंगे, जिससे उनके ज्ञान अर्जन की जो गति होती है वो क्या हो जाती है, वो तीव्र हो जाती है ना। तो यहाँ पर प्रेरणा हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षित होने में रिक्त स्थान की मुख्य भूमिका होती है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, या फिर उद्दीपन की विश्वसनीयता, या फिर उद्दीपन की सक्रियता। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है ऑप्शन ए, उद्दीपन की तीव्रता। जी हाँ, उद्दीपन की तीव्रता जो होती है ध्यान आकर्षित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जब उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी तो व्यक्ति ना चाहते हुए उसकी तरफ आकर्षित होगा। तो इसके लिए ए विकल्प हमारा सही हुआ। अगला क्वेश्चन आता है, व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहे बना सकता हूं। फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन या फिर होलजिंगर, किसने ऐसा कहा था? और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ऐसा कहने वाले जो थे वो थे व्यवहारवादी वाटसन। जी हाँ, वाटसन जो थे ये अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो व्यवहारवादी थे, और साथ ही साथ इनका ये कथन है जो कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो यह उदाहरण होगा, किसका होगा? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, या फिर ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या फिर कोई भी अधिगम अनंतरण का नहीं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये होगा ऊर्ध्व अधिगम अनंतरण का। जी हाँ, बी विकल्प होगा इसके लिए बिल्कुल सही। और ऊर्ध्व अधिगम अनंतरण क्या होता है कि जब हम अभी एक क्वेश्चन हमने पहले देखा था जिसमें सीखने का स्थानांतरण जो था वो शामिल था, तो यहां पर कह सकते हैं कि जब हम किसी भी एक परिस्थिति में जो ज्ञान हमने सीखा है या अनुभव लिया है, प्रशिक्षण लिया है, जो कुछ भी लिया है, उसका उपयोग हम भिन्न प्रकार की उच्च स्तरीय परिस्थिति में करते हैं, तो इसी को कहा जाता है सीखने का ऊर्ध्व अनंतरण या सीखने का अधिगम का स्थानांतरण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर हम बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या फिर स्किनर। तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन जो था ये किया था आरबी कैटल ने। जी हाँ, ए विकल्प जो होगा ये इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार में किया जाता है? तो समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, या फिर डी है समस्या समाधान। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका प्रयोग किया जाता है सृजनात्मकता के सुधार हेतु। तो यहां पर सी विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक या सामान्य बुद्धि। तो देखिए गोलमैन जो है ये यहाँ पर जो संबंधित है कौन सी बुद्धि से? तो ये संबंधित है यहाँ पर संवेगात्मक बुद्धि से। जी हाँ, संवेगात्मक बुद्धि से। अब थोड़ा सा यदि हम बात करें कि संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है, तो देखिए संवेगात्मक बुद्धि जो होती है वो स्वयं की तथा दूसरों की भावनाओं को और संवेगों को समझने, साथ ही व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता होती है, उसी को कहा जाता है संवेगात्मक बुद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन है, और एक और प्रश्न यहां पर बनता है, जैसे संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये भी इन्होंने लिखी है और इनका पूरा नाम डैनियल गोलमैन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है?
बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोर अवस्था या फिर मध्य किशोर अवस्था। तो यदि हम बात करें विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति की, तो ये हमें देखने को मिलती है पूर्व किशोर अवस्था से। यानी कि बच्चे जब किशोर अवस्था की ओर अग्रसर हो जाते हैं तो बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं विद्रोह की भावना जो होती है वो देखने को हमें मिलती है, क्योंकि जब बच्चों पर हम प्रतिबंध लगाते हैं तो निश्चित रूप से उनके अंदर थोड़ा सा विद्रोह जो होता है वो पनप जाता है। तो ये पूर्व किशोर अवस्था जो कि 12-14 वर्ष की आयु में बच्चों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। बहुत ही अच्छा मजेदार प्रश्न है, और प्रश्न को थोड़ा सा आप समझते हैं तो निश्चित रूप से आपको उत्तर यहाँ पर देखकर ही समझ में आ जाता है। प्रश्न ये कह रहा है कि उस अवधि, उस समयांतराल को जब सीखने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई उन्नति नहीं है, मतलब हम सिखा रहे हैं बच्चे को और बच्चा कोई भी सीख नहीं पा रहा है, तो मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई उन्नति हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो उसे हम सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान क्या कहेंगे। तो वहां पर जब प्रक्रिया में किसी प्रकार की उन्नति नहीं हो रही है तो वो सीखने का पठार कहलाती है। तो बी विकल्प जो होगा इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, योग्यताएं जो होती है प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया? गैसेल, हरलाग, मेरडेथ या फिर डगलस और होलैंड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि योग्यताएं प्रकट होती है, ये कथन जो था ये दिया था ऑप्शन बी, हरलाग ने। बी विकल्प इसके लिए सही है। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? हरलाग, मैकडूगल, थार्नडाइक या फिर वुडवर्थ। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत करने वाले जो थे ये थे बी विकल्प वाले मैकडूगल। जी हाँ, बी विकल्प मैकडूगल। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो यहां पर हमें देखना है जो अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अब देखिए, ये अधिगम का पठार तो हम समझ चुके हैं कि जब बच्चे के अंदर किसी प्रकार की उसके अधिगम में कोई उन्नति हमें देखने को नहीं मिल रही है तो निश्चित रूप से वो अधिगम का पठार यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ पर कौन से कारण जो है वो अधिगम के पठार में शामिल होते हैं, उन्हें आप पहचान लेते हैं तो जो अधिगम के पठार का कारण नहीं होगा वो अपने आप आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो यदि हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो यहाँ पर जो बी विकल्प होगा, विद्यालय का असहयोग, तो ये यहाँ पर अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अब देखिए, यदि हम बात करें तो अधिगम का पठार जो होता है, मतलब बच्चे नगण्य उन्नति यदि प्रदर्शित कर रहे हैं तो इस प्रकार के भाग जो होते हैं अधिगम के पठार कहलाते हैं। इस समांतराल को हम अधिगम का पठार कहते हैं। और इसके लिए कई कारण जो है अधिगम का पठार बनने के कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, जिसमें आते हैं अधिगमकर्ता की आवश्यकताएं, उसकी रुचि, उसका ध्यान, उसका उत्साह, वातावरणीय व्यवधान या फिर थकान, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा आदि इसमें शामिल होते हैं। तो बी विकल्प यहाँ पर उत्तर हो जाता है इसके लिए। अगला क्वेश्चन आता है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन गैट्स व अन्य या मार्गन, गिलैंड या स्किनर, कानब्रेक। तो ये कथन जो दिया था गैट्स और अन्य के द्वारा दिया गया कथन है, ए विकल्प हो जाता है इसके लिए सही। अगला क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है ये किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर हम कहें कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है ये बुद्धि का मापन करता है, तो सी विकल्प जो होता है इसके लिए बिल्कुल सही हो जाता है। और ये जो बुद्धि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है ये कब किया गया था, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये किया गया था 1905 में। जी हाँ, 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ में, अब आपने बिने साइमन परीक्षण के नाम से भी इस परीक्षण को जाना जाता है। तो बिने और साइमन ये दो व्यक्ति थे और इन्होंने मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने मिलकर ही आधुनिक प्रकार का सबसे सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। चलिए, तो बी विकल्प हो जाता है इसके लिए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, अभिव्यक्ति एवं बहिर्मुखी व्यक्ति का वर्गीकरण किसने किया था? अब देखिए, अभी जो प्रश्न इसके पहले भी एक बार और आ चुका था कि इसमें अंतर्मुखी है ना, ये अभिव्यक्ति लिखा है, तो ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व या अभिव्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व।
और एक उभयमुखी होता है। तो ये जो वर्गीकरण दिया था ये दिया था युंग ने, और जिसमें इन्होंने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया था 3 रूपों में, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन से हो सकते हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे वो होंगे सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, क्योंकि बच्चा समाज में रहता है और सामाजिक अनुकूलन बच्चे के अंदर होता है, और निश्चित रूप से वो अपने परिवेश, अपने समाज से कहीं ना कहीं उसके सामाजिक विकास को ये सभी तत्व जो होते हैं ये प्रभावित करते हैं। तो बी विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या फिर चित्रांकन परीक्षण। तो यदि हम बात करें तो जो इन्होंने जो परीक्षण प्रतिपादित किया था ये किया था इन्होंने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। जी हाँ, बी विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। और प्रोफेसर एस जलोटा जो कि पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, इन्होंने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण किया था, और ये परीक्षण जो था इन्होंने किया था 1963 में। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, 1963 में किया था, और इस परीक्षण को नाम दिया था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण यहाँ पर, और ये 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया था। चलिए बी विकल्प हो जाता है उत्तर इसके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, और ये कथन किसका है? कोल एम ब्रूस का, ड्रेव हल का, या फिर डी हॉर्न का, और डी है क्रो एंड क्रो का। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो कथन होगा ये होगा क्रो एंड क्रो का। तो डी विकल्प जो होगा इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। सृजनात्मकता जो होती है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया होती है, और ये कथन देने वाले थे क्रो एंड क्रो। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।